नमस्कार, स्वागत है आपका सुनिए सरकार में। मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप के जरिए या एसएमएस के जरिए अपने 5 कॉन्टैक्ट्स या 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए। और आज मैं आपके सामने 2 मुद्दे लेकर आ रहा हूं। मुद्दा नंबर 1, रिया चक्रवर्ती को मिल गई है बेल। क्या सभ्य समाज और बनाना रिपब्लिक चैनल रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेगा? मुद्दा नंबर 2, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, जी हां, इन्होंने कोरोना बीमारी को मजाक बनाकर रख दिया है। आज इस कार्यक्रम में मैं अपने निजी अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरी अपनी जद्दोजहद क्या रही है कोरोना के साथ। मगर शुरुआत मैं करना चाहूंगा रिया चक्रवर्ती के साथ। मैं क्यों कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती से क्या बनाना रिपब्लिक चैनल्स और ये सभ्य समाज माफी मांगेगा? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आज उन्हें बेल मिल गई है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को इनको गिरफ्तार किया था, तब रिया चक्रवर्ती के पास कोई भी ड्रग्स नहीं थे। यही नहीं, जब भी कोई बड़ी गिरफ्तारी होती है, किसी के पास बहुत जबरदस्त ड्रग्स भी होते हैं, तो उसे अमूमन 15 दिन के बाद बेल मिल जाते हैं। मगर रिया चक्रवर्ती को बेल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो ना सीबीआई ना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास उनके खिलाफ किसी तरह का कोई प्रमाण था, मगर फिर भी रिया को गिरफ्तार किया गया। मुद्दा नंबर 3, उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इस बीमार भारतीय समाज की हवस, उसकी भूख को पूरा करना था। उन बनाना रिपब्लिक चैनल्स जो सिर्फ जहर परोसते हैं, उनकी टीआरपी को देखना था, सिर्फ उसे गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इनसे पूछताछ हुई थी तो किस तरह से गिद्धों की तरह उन पर टूट पड़ा था मीडिया। देखिए वो वीडियो और शर्मसार होइए। यह वीडियो आप सबको आईना दिखा रहा है। यह है वो रिया चक्रवर्ती जिससे आप सबको माफी मांगने की जरूरत है। कोई शब्द हैं आपके पास? आज मैं बोलना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या वो रिपब्लिक चैनल्स, वो बनाना रिपब्लिक चैनल्स माफी मांगेंगे, या उनके बंदर बिल्कुल उसी तरह से उछलते कूदते गोल पोस्ट को फिर से चेंज कर देंगे? बात यहां नहीं रुकती है। आपको इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर गौर करना पड़ेगा। अब तक जो बड़ी खबर आई है वो ये कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है उससे स्पष्ट हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यह मामला सामने शुरू हुआ था तो उस वक्त अंडरवर्ल्ड सामने आ गया था, दाऊद इब्राहिम सामने आ गया था, और यही नहीं, संदीप सिंह, उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर वो उस वाहियात चैनल का संपादक, वो सब कह रहे थे कि इसके तार जो हैं वो दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़े हैं। मगर अचानक संदीप सिंह पर हमला बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बात सामने उभर कर आ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो फिल्म बनी थी पीएम नरेंद्र मोदी, उसका प्रोड्यूसर यही संदीप सिंह था। यही संदीप सिंह इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रहा था। और यही नहीं, देश के गृह मंत्री के साथ भी इसकी तस्वीर थी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीर थी। और देखा कितनी खूबसूरती से, यही कहा जाए बेशर्मी से, गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। जी हां, तो जैसे मैंने बताया कि एम्स की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है केस ऑफ सुसाइड है। अब एक और चीज, सीबीआई ने भी जो अपनी पड़ताल की है इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई को भी अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के जो बैंक अकाउंट है उसको खंगाला। पिछले 5 सालों में सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स में करीब 70 करोड़ के पैसा का आवाजाही हुई है, और इस 70 करोड़ में सिर्फ 55 लाख उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर खर्च किए हैं, जो कि उनकी प्रेमिका थी, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। वो रिया चक्रवर्ती जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का उस वक्त साथ दिया जब सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। आपको याद है जी न्यूज ने किस बेशर्मी से वो वीडियो चलाया था
जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंतरंग लम्हे थे रिया चक्रवर्ती के। सुशांत सिंह राजपूत कितने ज्यादा डिस्टर्ब्ड दिख रहे थे उस वीडियो में। रिया चक्रवर्ती उनका हौसला लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उस रिया चक्रवर्ती को उस वीडियो के जरिए भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आज मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह सभ्य समाज माफी मांगेगा? क्या ये महिला कंगना रनौत, जिन्होंने अपनी सियासत के लिए, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करती हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत गंदा खेल खेला था, और वो सिमी ग्रेवाल जो कि कंगना रनावत के साथ थी अब तक, उनका यह बयान देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में, आई एम डिस्गस्टेड। सिमी ग्रेवाल ने भी हाथ खींच लिया है कंगना रनावत की गंदी और घटिया सोच से, उनकी गंदी सियासत से वो लगातार खेल रहे थे। कहां गए बिहार के वो तमाम नेता जो कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, और उसके तहत आपने रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बना दिया। आज मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम बीमार हो, यकीनन तुम बीमार हो, कोरोना मुझे हुआ था, बीमार तुम हो, मगर इस कदर तुमने अपनी बीमारी का परिचय दिया है। वो रिया चक्रवर्ती जो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, वो रिया चक्रवर्ती जो किसी की बेटी थी, भूल जाइए किसी आर्मी ऑफिसर की, किसी की बेटी थी, उसके साथ जो बर्ताव हुआ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि क्या तुम रिया चक्रवर्ती से माफी मांगोगे? और दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना की, और इस खबर के जरिए मेरी भी जो जंग रही है कोरोना के साथ वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ था। ये शख्स व्हाइट हाउस आते हैं और जानबूझकर लोगों को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि ये शख्स कोरोना को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता, मास्क निकाल देता है। ये वीडियो देखिए 50 सेकंड का। दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। इन्होंने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया था, और इस खबर को ट्विटर और फेसबुक दोनों ने फ्लैग किया था फर्जी खबर बताकर। क्या कहा था मैं आपको बता रहा हूं। Flu season is coming up. Many people every year, sometimes over 1 lakh people, and despite the vaccine, die from the flu. Are we going to close down our country? No. We have learned to live with it. Just like we are learning to live with COVID, in most populations far less lethal. यह आदमी कोरोना की तुलना एक सामान्य फ्लू से कर रहा है। जी हां, नतीजा यह हुआ कि ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ट्वीट को गलत जानकारी के अंदर फ्लैग कर दिया, छुपा दिया। क्या कहा? दिस ट्वीट वायलेटेड द ट्विटर रूल्स अबाउट स्प्रेडिंग मिसलीडिंग एंड पोटेंशियली हार्मफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19। यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहा है। किसके बारे में? कोविड के बारे में। ये उस शख्स के ट्वीट के साथ हुआ है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वाकई इस शख्स को कतई शर्म नहीं आती है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो अमेरिका की एक महिला का है, अमेंडा क्लूट्स नाम है इनका। अमेंडा क्लूट्स के 41 वर्षीय पति की मौत हो गई थी कोरोना से। अमेंडा क्लूट्स गुहार लगा रही है कि आपको कोरोना हुआ था, ट्रंप से गुहार लगा रही है। तो जब आप ठीक हुए थे तो इस चीज का मजाक बनाने के बजाय आप देश की जनता को एक सार्थक संदेश देते। अमेंडा क्लूट्स का ये इमोशनल मैसेज आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए वो क्या कह रही हैं और क्या मैसेज दे रही हैं, सुनिए। Let it dominate your life. No one's letting it. Nick didn't let it. It wasn't a choice. And it dominated his life. It dominated my life. It dominated our family's lives for 95 days. And because he didn't make it, it will forever affect my life. Even if he would have survived, it would have forever affected and changed our lives. It's beyond hurtful. And have some empathy. Why are you bragging? Have empathy to the Americans that you are our leader. Have some empathy to the people who are suffering and grieving. It's just not fair. And it's
to act like this disease is nothing and you got right over it. I'm so happy that you did. Thank God you did. But guess what? There are a lot of people that didn't. And now, instead of bragging about how wonderful you did, why don't you say, wow, now that I've had this disease, I now can understand a little bit better about how it could have affected our country and these people, and what can we do now? What can I do now that I have that knowledge? Even though I only suffered this disease for 2 days in the hospital, I kind of had like a brief panic about like, oh my gosh, what would happen? Like, go there instead of bragging. Go there. Side with your people. ट्रंप की दिक्कत यह है कि इन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। यही नतीजा है कि आज अमेरिका के अंदर कोरोना से मरने वालों की तादाद 2 लाख से ऊपर हो गई है। भारत में भी आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। और भारत के अंदर भी आप जानते हैं कोरोना को लेकर अब कोई जो है फोकस नहीं है। ये लड़ाई हमारे कोविड वर्कर्स लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, मगर अब ना आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात सुनते हैं, ना प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं, कोई इसकी बात नहीं करता। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मेरी अपनी जद्दोजहद क्या रही। मेरी किस्मत ये थी कि कोरोना के साथ साथ मुझे निमोनिया हो गया था, और यही वजह है कि अभी भी आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मेरा गला बैठा हुआ है। आज कई दिनों बाद मैं ये कार्यक्रम जो है, सुनिए सरकार का मेरा दूसरा कार्यक्रम है, और ये मैं बिस्तर से कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा हुआ क्या। मुझे अचानक मेरे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और 100, 101 रोज इस तरह का तापमान। दवाई लेने के बावजूद मेरा तापमान कम नहीं हो रहा होता है, और मैं उस रात को नहीं भूल सकता। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं, इसके ठीक पीछे मेरा किचन है, और मैं रात को करीब 3 बजे उठता हूं पानी पीने के लिए। शुक्र है एक चेयर थी किचन में, और अचानक मैं उस चेयर पे बैठ जाता हूं, मुझसे उठा तक नहीं जाता। मैं जानता था कि अगर निमोनिया होता या सामान्य फ्लू होता तो ये हालत नहीं होती, मगर ये वायरस, ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है दोस्तों। ये वायरस इतना खतरनाक है, उसकी ताकत का अंदाजा मुझे उस रात हुआ था। खासकर अगर ये वायरस आपके साथ एक और बीमारी अगर आपको हो गई हो, अगर इस वायरस के साथ आपको सांस लेने की दिक्कत हो, अगर इस वायरस के साथ आपको अन्य बीमारियां हो जैसे डायबिटीज या अन्य किस्म की कोमॉर्बिडिटीज, तब आपकी हालत बहुत खराब हो सकती है। और मुझे याद है उस रात को 10 मिनट तक मैं इस चेयर पर बैठे रहा। मैंने अपने आप को इतना कमजोर महसूस किया। मैं आवाज लगाना चाहता था अपने परिवार को। किसी तरह से 10-15 मिनट बैठा और फिर मैं उसके बाद जाके सो गया। अगले दिन मैं अपनी जांच कराने के लिए गया। मुझे लगा, तब भी लग रहा था नहीं, शायद निमोनिया ही होगा दोस्तों। और जब निमोनिया में मेरा सीटी स्कैन आया, यानी कि मेरी छाती का स्कैन, तो उस रिपोर्ट में भी लिखा था कि इन्हें सस्पेक्टेड कोविड है। मेरे शरीर का तापमान खत्म नहीं हो रहा था, कम नहीं हो रहा था, और तब मैं ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल गया। एंटीजन टेस्ट होता है और वो पॉजिटिव पाया गया, यानी कि मुझे कोरोना था। उसी रात मैं भर्ती हो गया उस अस्पताल में। पहले 3 दिन क्या हुआ दोस्तों, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि न सिर्फ कोरोना को लेकर एक डर था जो मेरे साथ हो रहा था, बल्कि उसकी डर से जुड़े हुए थे मेरे परिवार को लेकर मेरी चिंता। मुझे याद है जब मैं इमरजेंसी वार्ड में आया, तब उन्होंने मेरे यहां पर सुइयां टोंचकर मुझे मेडिसिन्स देना शुरू किया। उस वक्त कुछ देर बाद तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, मगर जब मैं रात को सोने गया तब अचानक मेरा तापमान 103 पहुंच गया। न सिर्फ 103 पहुंच गया, बल्कि मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आने लग गए, और मतलब सामान्य नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है। फिर मुझे याद है उस मेल नर्स से कहा कि मेरा तापमान लगातार बढ़ रहा है,
मेरा सर घूम रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। और तब उन्होंने मुझे एक और इंजेक्शन दिया, जिसके बाद मेरा तापमान कम हुआ। मगर अगली रात जो हुआ ना दोस्तों, सोच के भी सिहरन पैदा होती है। रात के 10 बज चुके थे और मैंने एक दवाई पी जो एक कफ सिरप थी। दोस्तों, मैं नहीं जानता उस कफ सिरप की वजह से या क्या रिएक्शन की वजह से मेरी दिल की धड़कन जो थी वो लगातार नीचे गिरती चली गई। इस कदर नीचे गिरती चली गई कि मैं एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पा रहा था। मेरी जबान मानो एक तरफ झुक गई और पूरा शरीर यहां से सुन्न पड़ गया, मेरी बाईं तरफ पूरा हिस्सा। तब मुझे लगा कि शायद जब लोगों को हार्ट अटैक आता होगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा। तब नर्स आई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर अचानक मैं गिर गया और उस पूरी रात दोस्तों मैं ऑक्सीजन पे रहा। मैं अपनी पत्नी को बतलाना चाहता था और मैंने उनको मैसेज भी किया, मगर वो सो गई थी। तब मैं इस कदर डर गया था कि क्या मैं अगली सुबह देख पाऊंगा कि नहीं। तब न जाने किस सोच में आके मैंने खुद का सेल्फी लिया। ये सेल्फी आप देख सकते हैं, इसके अंदर मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ है दोस्तों। ये सेल्फी मैंने अपनी पत्नी को भेजा क्योंकि मैं नहीं जानता था कि सुबह क्या होने वाला है। और आप जानते हैं उस वक्त 2 तस्वीरें, 2 खबर, 2 चीजें लगातार मेरे जहन पर छाई हुई थी। मुझे याद है कि जब मैं अस्पताल के लिए रवाना हो रहा था, अपने बच्चों से रुखसत हो रहा था, तो आप जानते हैं मैं अपने बच्चों से जब भी प्यार का इजहार करता हूं तो मैं उनको इस तरह से निशान बनाता हूं, यानी कि दिल का निशान। और मैं उस लम्हे को नहीं भूला हूं। मेरी बेटी ने इस तरह से निशान बनाया और मेरी बेटी ने इस तरह से अपना हाथ का निशान बनाया और दोनों ने इसको इस तरह से जोड़ दिया। वो लम्हा मुझे बार बार याद आ रहा था। मुझे न जाने क्यों लग रहा था कि क्या वो तस्वीर मेरी आखिरी तस्वीर होगी अपने बच्चों से मिलने की। इस कदर घबरा गया था मैं। और फिर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि कितने संघर्षों का दौर आगे होगा उनके लिए। शायद ये मेरा डर था, शायद वो एक सामान्य लम्हा था जब इस तरह से मेरे दिल की धड़कन नीचे चली गई थी। मगर मुझे याद है मुझसे एक कमरे दूर एक लड़की थी, एक महिला थी जो गर्भवती थी और उसे भी कोरोना हो गया था और उसे इतनी तकलीफ होती थी मैं आपको बता नहीं सकता हूं। 2 कमरे दूर एक व्यक्ति था जिसे डायरिया हो रहा था लगातार 3 रातों तक, उसे भी कोरोना था। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मगर अगर कोरोना के साथ आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कोरोना के साथ अगर आपको निमोनिया है जैसे मुझे हो गया था, या किसी और तरह की बीमारी है, तो आप एक बहुत मुश्किल जंग का सामना करते हैं। जो लोग कुछ सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं उनकी जिंदगी नर्क से कम नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में भी हो रहा है। मैं खुशकिस्मत था कि पहले 2 या 3 दिन बाद मेरे डॉक्टर्स को पता चल गया था कि मेरा किस तरह से इलाज करना है। मैं अब भी उबर रहा हूं दोस्तों। इस कार्यक्रम को करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, इस वक्त मेरी घड़ी में 12 बजने वाले हैं और मैं सो जाऊंगा। कितनी देर तक सोऊंगा मुझे नहीं पता, और रात को फिर 8 बजे सो जाऊंगा। कोरोना आपके साथ ये कर देता है दोस्तों। आप उबर जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, मगर उसके बाद एक और लंबी लड़ाई। रोज सोचता हूं मैं सुबह वॉक पे जाऊंगा, नहीं कर पा रहा हूं। ये कमजोरी जो है वो मुझे इजाजत नहीं देती है, ये बीमारी मुझे इजाजत नहीं दे रही है। इसलिए इस बीमारी को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए इस बीमारी को। इसका मजाक मत बनाइए। इस देश में इस वक्त उस चीज को लेकर मानो हर जगह मजाक बनाया जा रहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप, मैं सिर्फ इस मुद्दे को लेकर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं। उम्मीद है आप उस व्यक्ति की बात सुनेंगे जिसने इसे महसूस किया है। सुनेंगे ना?